हेलो दोस्तों, आज हम लोग बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर 2021 एंड 2022 पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। यह फोर्थ सेमेस्टर की सॉल्व पेपर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हैं तो आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने इस वीडियो में तीनों सेक्शन को अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है और सभी कंपल्सरी होता है, तो आपको सभी क्वेश्चन को करना होता है। इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप सभी क्वेश्चन को करें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। ये काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है और आप इसका आंसर सिंपल में लिखने की कोशिश ना करें। जैसे मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है, लेकिन आप इतना ही ना लिखें, आप थोड़ा सा और इलोबरेट करके लिखें। जैसे कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस हाइड्रोफिलिक फंक्शनलिटी इनटू द ड्रग मॉलिक्यूल्स टू facilitate its excretion from body. Biotransformation of drug in most cases lead to loss of physiological activity and an increase in the polarity and water solubility of drug, which result in more rapid elimination of the metabolite from the body. Actually इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप इसका जवाब मेडिसिनल वे से दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉइंट आउट द रोल ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का आप फॉर्मूला लिख लीजिए और इसमें आपको रोल बताया जा रहा है, तो आप रोल की जगह पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें रोल यानी एप्लीकेशन ही पूछा जा रहा है, तो आप एप्लीकेशन में 2-3 पॉइंट लिख लें जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से आप सॉल्यूशन लिखा कीजिए। जैसे टीचर चेकिंग करता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है सभी 2 नंबर का है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये सभी 2 नंबर का है। ठीक है, तो जैसे टीचर चेक करता है, जैसे कि आपको टीचर अगर चेक करता है कॉपी तो आपको 1 नंबर इस पे दे देगा और 1 नंबर इस पे दे देगा, तो ओवरऑल आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह आप आंसर लिखिए जिससे टीचर आपका मार्क्स ना काट पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। ठीक है, इसमें आपको सिंथेसिस लिखना है टोलाजोलिन का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको आप लिखेंगे। इसके बाद से आप कोशिश करें कि थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे कि जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से किस तरफ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि यहीं आप सॉल्यूशन लिखें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहीं सॉल्यूशन लिखें। मैं आपको एक हिंट्स बता दे रहा हूँ कि आप इस तरह एग्जाम में लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा यूज। किसके बारे में? फिनाइल इफिरिन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यूज दोनों के बारे में अच्छे से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस। इसमें आपको डिस्कस करना है कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें आपको बताना है कि आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप का होता है। चलिए ठीक, और इसके बारे में बता दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे M1 M2 M3 M4 जो जैसे रिसेप्टर मस्कुलरिनिक जो है उसका M1 M2 M3 एंड M4 जो सब टाइप है उसका लोकेशन और उसका नेचर आपको लिखना है। ठीक है, जिससे पता चले कि लोकेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि M1 कहाँ पे होता है, M2 कहाँ पे होता है, इस सब के बारे में आपको लिखना है। इसी तरह आपको मस्कुलरिनिक के जो NN और NM जो रिसेप्टर होता है उसका लोकेशन क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से टेबल बना के लिखे जिससे टीचर को क्लियर हो जाए और आपका मार्क्स ना काट पाए। जैसे टीचर चाहे तो 1 नंबर इस पे देगा और 1 नंबर इस पे देगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनरस्टेरेज। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस आए तो कोशिश कीजिए कि टेबल बना के लिखे, क्योंकि टेबल बना के लिखेंगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको एंटीकोलिनर्जिक एंटीकोलिनरस्टेरेज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि कंपेयर द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर एंड मेंशन यूज ऑफ बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइएज़ेपिन। बेसिक रिंग स्ट्रक्चर के बारे में और उसका यूज़ के बारे में आपको बताना है इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेंजोडाइएज़ेपिन है और बार्बिचुरेट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से बताना है और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इसमें किस तरह का रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग जैसे पाया जाता है और डाइजेपिन रिंग पाया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस करके लिखना है और यहाँ पे यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंस करके लिखिए, वो अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव दी माउ, जिसको MOA कहा जाता है, ठीक है, माउ एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, क्लोरप्रोमाजिन के बारे में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एक किस तरह से एक्शन करता है, किस तरह से इसका बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद से आपको स्ट्रक्चर भी पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको स्ट्रक्चर भी लिखना है। देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें कभी भी ये नहीं रहता है कि एक ही उसमें आंसर हो, ये ऐसा क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी पूछा गया है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर इस पे और 1 नंबर इस पे, ठीक है। तो ये टोटल 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ड्रग दैट कॉज डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। इसमें आपको बताना है सिंथेसिस और ड्रग का सिंथेसिस जो कॉज करता है और डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। इसमें आपको सिंथेसिस के बारे में बताना है जो ड्रग कॉज करता है एनेस्थेसिया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है तो आप स्ट्रक्चर याद कर ले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यहाँ मेडिसिनल में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। तो इसमें आपको 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है और आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि बी फार्मा में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप बी फार्मा करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहाँ पे मेडिसिन बनाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर आप डी फार्मा करते हैं तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री में काम नहीं होता है, मेडिसिन बनाना के काम नहीं होता है, आप शॉप खोल सकते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की काम नहीं रहती है, सिर्फ नाम से ही मतलब रहता है। तो आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर भी याद रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन बी, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलता है और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ठीक है। समराइज अबाउट वेरियस फिजियोकेमिकल पैरामीटर दैट इफेक्ट द ड्रग एक्शन, ठीक है। इसमें आपको वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। देखिए यह यूनिट 1 से है और ये काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है, और यह आपको सीधे 10 नंबर ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है फिजियोकेमिकल पैरामीटर, ठीक है। तो आप इसे डेफिनेटली करके जाए। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 एंड 2022 में, तो ये काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको फिजियोकेमिकल के बारे में बताना है, फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना है यहाँ पे, और उसके सबका एप्लीकेशन लिखते जाइए। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन हो गया। कोशिश कीजिए कि जितने प्रॉपर्टी है, जितने भी सिलेबस में प्रॉपर्टी है, सब आप लिख सके, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे चिलेशन हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों तो आपने ऑर्गेनिक में यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो एक कुछ लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो आप पहले से ही पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो 10 नंबर तो आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, हर साल पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया 5 सेडेटिव एंड हैप्नोटिक्स, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लासीफाई करना है, दोनों को आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। आउटलाइन द सिंथेसिस मैकेनिज्म रिएक्शन एंड यूज ऑफ डायज़ेपाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन में बताना है किसके बारे में, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के बारे में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन के बाद हमें इसका सिंथेसिस मैकेनिज्म और यूज़ के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, डायज़ेपाम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हूँ तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, और यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन माउ जो है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है, और यहाँ पे यूज़ के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप डेफिनेटली डायज़ेपाम का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस है
और उसका यूज़ है वो आप डेफिनेटली याद करके जाए। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई NSAIDs गिव इज सिंथेसिस ऑफ आइब्रोफेन, ठीक है। तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है इसका, और फिर आपको इसका सिंथेसिस भी आपको बताना है। किसका सिंथेसिस बताना है? आइब्रोफेन के, ठीक है। तो इसके सिंथेसिस भी बताना है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो आप सिंपल है, क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो एग्जाम्पल आप याद कर ले, 1-2 एग्जाम्पल रहता है तो अच्छे रहता है, ताकि टीचर को जब 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम्पल वो डेफिनेटली कोशिश करता है कि बच्चा दे मुझे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप यहीं सॉल्यूशन लिखिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है वो सिंथेसिस है, और सिंथेसिस के बारे में लिखना है, आइब्रोफेन के बारे में सिंथेसिस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको ये सब लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल को अच्छे तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, क्लासीफाई NSAIDs और इसका सिंथेसिस आइब्रोफेन के, ठीक है। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, तो आप अपने हिसाब से 2 क्वेश्चन कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है 10 नंबर वाला, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है सेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपेयर फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ये आप कॉलेजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलेजी में आपको स्ट्रक्चर बनाने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे थ्योरेटिकल सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर मेडिसिनल में पूछता है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के लिखना है, पूरा टेबल बना के लिखना है। आपको जितना अच्छे से टेबल या फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उन्हें समझाएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ये सब है केमिकल फैक्टर, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है जिससे ड्रग इंड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके अलावा आपको ड्रग्स जो फैक्टर होती है वो सेक्स डिफरेंस या फिर एज डिफरेंस भी होता है, तो भी ड्रग का जो भी इफ़ेक्ट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए यह भी इफ़ेक्ट करता है। डाइट पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो क्या डाइट ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो फैक्टर है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है, जेनुअनली आपको सबको पता ही रहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा गया है। और फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में आपको पता ही है कि फेज़ 1 में कैसे ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है और फेज़ 2 में कैसे होता है, ठीक है। देखिए, और फेज़ 1 और फेज़ 2 का लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बस एक ओवरव्यू की तरह चल रहा है, आपको पता लग सके कि हाँ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं और सॉल्यूशन उसका कैसे लिख सकते हैं। जेन्युइनली हमें क्वेश्चन तो पता होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन कहीं से ले सकते हैं, टीचर के थ्रू या फिर ऑनलाइन कहीं प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि सॉल्यूशन हमें लिखना कैसे है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, आपको लिखना कैसे है, क्योंकि एकेटिव तो कभी भी कॉपी आउट नहीं करता है, टॉपर की कॉपी आउट नहीं करता है, जिससे पता लग सके कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। इसलिए मैं आपको एक फ्रेम बना के दे रहा हूँ कि आपको इस तरह लिखेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह आप लिखें। अगर आप इसमें कुछ अपना आंसर ऐड करना चाहते हैं डेफिनेटली ऐड कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जेन्युइनली इसी तरह का लिखें जिसे डिफरेंस है, किस तरह का लिखना है। क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है उसमें कैसे लिखना है, उस क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है तो उसमें कैसे लिखना है, तो इस तरह का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का बी क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड का बी जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आउटलाइन द क्लासिफिकेशन एंड, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफिकेशन पूछा गया है और सार भी पूछा गया है, ठीक है। किसका? सिम्पैथोमिमेटिक का, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। 2 क्वेश्चन में पहले क्लासिफिकेशन लिखिए, उसके बाद सार लिखिए, ठीक है। तो सिम्पैथोमिमेटिक काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सिम्पैथोमिमेटिक से, तो आप सिम्पैथोमिमेटिक याद कर लीजिए, क्योंकि सिम्पैथोमिमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आप इसका सार लिखिए, क्योंकि सार तो सबका इम्पोर्टेंट होता है, मेडिसिनल में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार पढ़िएगा तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो सार आप डेफिनेटली यहाँ पे लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद से चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलुस्ट्रेट द मोड, ठीक है, ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड सिंथेसिस एंड यूज। आपको तीनों लिखना है,
ये दो जो है इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए अगर आपको इसमें से एक भी आता है तो आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को छोड़ दे, दूसरा क्वेश्चन करें, क्योंकि आपको दोनों लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको 3.5 आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा और 3.5 दूसरे क्वेश्चन पे मिलेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया और ये सब सही हो, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस और यूज, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको आता है तो ही आप इसको अटैम्प्ट करें, दोनों आता है तभी अटैम्प्ट करें, अदरवाइज आप कोशिश करें कि कोई और क्वेश्चन करें, क्योंकि ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो डाइसाइक्लामीन और हाइड्रोक्लोराइड है और दूसरा जो है वो कार्बाकोल है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस और यूज आपको लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर्स में भी पूछ लिया जाता है, सिर्फ आपको मोड ऑफ एक्शन या फिर सिंथेसिस पूछ लेगा किसी एक का। ठीक है, तो इसे आप याद कर ले, बेहतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्लासिफाई एंटी कन्वुलेसेंट एंड गिव सिंथेसिस ऑफ फिनाइटोइन। इसमें एंटी कन्वुलेसेंट के बारे में आपको क्लासिफिकेशन देना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन प्लस एग्जाम्पल भी आप याद कर ले। अगर आपको इसमें से पूरा नहीं याद होता है तो कोशिश करें एटलीस्ट तो आपको 5 से 6 याद ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा याद करें। देखिए काफ़ी सारे केमिकल आते हैं, काफ़ी सारे केमिकल स्ट्रक्चर आते हैं मेडिसिनल में, तो आदमी को उतना पूरा याद नहीं हो पाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना याद हो जाए उतना याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंथेसिस। इसी के बारे में हमको सिंथेसिस के बारे में हमें करना है। तो आपको सिंथेसिस में जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, और आप इसको थ्योरेटिकल भी लिखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं लिखा है, तो आप इसे थ्योरेटिकल भी लिखें कि हमें जो प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, बस इसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिलता है। तो अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ही नंबर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सिंथेसिस में, सिंथेसिस का जो भी प्रोसेस है आपको इसी से नंबर मिलने वाला है। तो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है फिनाइलटोइन का, तो आप इसका स्ट्रक्चर याद कर ले। ठीक है, देखिए मैं बार बार याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बार बार देखने से ही आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि आप इसका रट्टा मारे तो याद होगा। इसे बार बार स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, स्टिकी नोट्स बना ले जिससे आप बार बार इस स्ट्रक्चर को देखें और जिससे आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये सब मेमोराइज होता है तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। तो इस मकसद से आप यहाँ पे मेमोराइज करें कि मुझे एक अच्छे फार्मासिस्ट बनना है, इसलिए मैं इसको मेमोराइज करूँगा, जिससे अच्छे जो पेशेंट आएंगे उन्हें अच्छे मेडिसिन मैं दे सकूँ, या फिर जो भी मेडिसिन है वो अच्छी तरह से मैं पेशेंट को दे सकूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, गिव सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन। ठीक है, तो इसमें अब भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेटली सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU के पेपर में, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसको सॉल्व करें तो 2 क्वेश्चन ही मानकर सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए कि छोड़ो भाई एक क्वेश्चन कर दिया और दूसरा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो वो भी एक क्वेश्चन जो है उसका ही मार्क्स मिलेगा 3.5, बाकी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा एनेस्थेटिक का, जनरल एनेस्थेटिक जो भी है उसका क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सिंथेसिस लिखना है किसका, हैलोथेन का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेसिस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन का, देखिए सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। आप थ्योरेटिकल पार्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि वो टीचर समझ जाएगा कि जो बंदा स्ट्रक्चर बना सकता है वो तो थ्योरेटिकल कैसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम हो तो ज़रूर थ्योरेटिकल लिखे, जिससे कंटेंट आपको पेज भर जाएगा, जिससे आपको मार्क्स मिलना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आपको मज़ा आ रहा होगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, और इसी मजे से आप तैयारी करें। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन दी बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। ठीक है, तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन फिर दिया गया है, कैटाबोलिज्म और बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो कैटाकोलामाइन का, तो यहाँ पे आपको बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलिन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पहला क्वेश्चन है। और कैटाबोलिज्म आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसमें भी कैटाबोलिज्म में भी जो प्रोसेस होती है, कैसे कैसे वो बनती है, कैसे कैसे कैटाबोलाइज होती है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानाजोल एंड डिस्कस सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। ठीक है, देखिए बीटा ब्लॉकर का जो भी क्वेश्चन आता है वो काफ़ी बार क्वेश्चन अलग अलग नेम से आता है, तो बीटा ब्लॉकर का जो भी आपका नाम है वो आप याद कर ले। ठीक है,
तो अदर नेम से भी कभी कभी आ जाता है, बीटा ब्लॉकर का जो भी अदर नेम है उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अदर नेम्स भी याद कर लें। और इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है सिंथेसिस और सार दोनों पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे सिंथेसिस मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सिंथेसिस आपको लिखना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सार लिखना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स और बीटा ब्लॉकर, ठीक है, कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट था वो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करें, मैं नेक्स्ट जो भी पेपर का सॉल्व पेपर है उसका मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, और आपको एक फ्रेम दे पाऊँगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2021 एंड 2022 का पेपर था। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका भी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मौज कीजिए और एक अच्छे फार्मासिस्ट बनकर देश का नाम रोशन कीजिए।